अब सरकार के लोग ही करप्शन करते हैं और वो ही अगर तय करेंगे कि सीबीआई किसकी जांच करेगी तो कैसे काम चलेगा। सीबीआई को आरटीआई से भी बाहर रखा गया ताकि आम जनता को पता ही ना चल पाए कि ऊपर गेम क्या चल रहा है। इन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि सामाजिक कार्यक्रम में जब वो जाते हैं तो लोग वहां पे होटिंग करते हैं कि तोता आ गया। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि सारी परमिशन देने वाले जो लोग हैं ये ऑलरेडी पावर में होते हैं। जहां करप्शन का नाम आता है सबसे पहले हमारे दिमाग में आते हैं नेता। ऐसे आप देखोगे कि ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी में कितने मतभेद हैं, लेकिन इन सारी चीजों को लेकर दोनों के विचार सेम है। देखिए, जब भी इंडिया के अंदर कोई गैर कानूनी एक्टिविटी करता है तो लॉ के हिसाब से उसको सजा होनी चाहिए और जो हमारा कोर्ट है वो डिसाइड करता है कि क्या सजा होनी चाहिए। लेकिन कोर्ट खुद से इन्वेस्टिगेशन नहीं करता है, ये काम करती है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज। वो पता लगा के कोर्ट के सामने सबूत रखती हैं और फिर कोर्ट सजा देती है। जब किसी एरिया में कोई क्राइम होता है तो लोकल पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि उसको जाके देखे, लेकिन पुलिस को भी अपनी बाउंड्रीज के अंदर ही रह के काम करना होता है। कोई भी पुलिस अपने ज्यूरिडिक्शन के बाहर जाके केस नहीं उठा सकती है। ऐसा नहीं हो सकता कि यूपी की पुलिस पंजाब में जाके किसी को पकड़ ले या फिर इंक्वायरी शुरू कर दे। इसके लिए उसको पंजाब की पुलिस से परमिशन लेनी होगी, उनको इन्फॉर्म करना होगा पंजाब की पुलिस को। और पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर भी अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे एटीएस, एसटीएफ, सीबीसीआईडी, सीआईडी, एलआईयू, क्राइम ब्रांच, ये अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। अब अगर आप इसके भी बाहर निकलते हो तो रॉ है। रॉ का काम होता है कि इंडिया की बाउंड्री जहां पे खत्म होती है उसके बाहर इन्वेस्टिगेशन करना। रॉ इंडिया की बाउंड्री के अंदर इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है। जो भी साजिश इंडिया की बाउंड्री के बाहर होती है उसको रॉ देखती है। और ऐसे ही अगर इंडिया के अंदर कोई साजिश होती है तो उसको आईबी देखती है। आईबी का काम होता है इंफॉर्मेशन निकाल के रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना। मान लीजिए आईबी को ढूंढते ढूंढते पता चलता है कि महाराष्ट्र में कोई प्लान अटैक होने वाला है, तो आईबी खुद बंदूक लेके नहीं पहुंच जाएगी, वो महाराष्ट्र की पुलिस को बताएगी और उसके बाद महाराष्ट्र की जो पुलिस होगी वो एक्शन लेगी। आईबी इंडिया के किसी भी कोने में जाके काम कर सकती है, उसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। देखिए, पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, उसको स्टेट गवर्नमेंट देखती है। यूपी की जो पुलिस है वो योगी जी की गवर्नमेंट देखती है। ऐसे ही राजस्थान की जो पुलिस होगी उसको अशोक गहलोत जी की जो गवर्नमेंट है वो देखेगी। यूपी की पुलिस राजस्थान में नहीं घुस सकती बिना परमिशन के, ऐसे ही राजस्थान की पुलिस यूपी में नहीं घुस सकती। लेकिन जो सीबीआई है उसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, वो ऑल ओवर इंडिया में काम कर सकती है। जो सीबीआई होती है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है। अब मान लीजिए आपकी गली में कोई क्राइम हो गया तो ऐसा नहीं है कि आप फोन घुमा के सीबीआई को बुला लोगे, आपको पुलिस को ही फोन घुमाना होगा। सीबीआई तभी आती है जब उसको रेकमेंड किया जाता है। मान लीजिए यूपी में कोई क्राइम हुआ तो यूपी के सीएम जब तक होम मिनिस्ट्री को लेटर नहीं लिखेंगे कि इस मामले की जांच सीबीआई को करनी चाहिए, तब तक सीबीआई उस केस में नहीं आ सकती। होम मिनिस्ट्री सीबीआई की रिक्वेस्ट को रिव्यू करती है और उसके बाद सीबीआई किसी क्राइम की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकती है। सीबीआई तभी आती है जब सीएम लेटर लिखे होम मिनिस्ट्री को, या फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को लगे कि इस केस की सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, तब आती है। या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगे कि सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए तो उस केस में आती है। ऐसे ही मनी लॉन्ड्रिंग या फिर ब्लैक मनी की बात आती है तो उस केस में ईडी आ जाती है। ऐसा पैसा जिसका टैक्स चुराया जा रहा हो या फिर ऐसा पैसा जिसका सोर्स का पता ना हो कि कहां से आया है वो, उस केस में ईडी आ जाती है। ऐसे ही कोई ड्रग्स वगैरह की बात होती है तो एनसीबी देखती है उसको। आपने देखा होगा जब सुशांत सिंह राजपूत का केस हुआ था तो उसमें पहले मुंबई की पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की थी और बिहार की पुलिस चाह के भी मुंबई में इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पा रही थी। फिर उसके बाद सीबीआई को बुलाया गया। फिर जब ड्रग्स की बात उछली तो एनसीबी आई, फिर पैसे की बात उछली तो ईडी आई। तो इसी तरीके से हर एजेंसी काम करती है। और ये जितनी भी एजेंसी हैं, चाहे वो सीबीआई हो, एनसीबी हो, ईडी हो, पुलिस हो, इनके ऑफिसर्स कोई घपला ना करें, इन सारी चीजों को देखती है सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ये जितने भी सरकारी इंप्लॉय होते हैं ये सीवीसी से बहुत डरते हैं। देखिए, इंडिया के अंदर बहुत सारी एजेंसीज हैं, कोई ड्रग्स के केसेस को देखती है तो कोई टेररिस्ट के केसेस को देखती है, लेकिन जितना डर एक नेता को सीबीआई और ईडी से लगता है उतना किसी और एजेंसी से नहीं लगता, क्योंकि ये दोनों एजेंसीज करप्शन देखती हैं और जहां करप्शन का नाम आता है सबसे पहले हमारे दिमाग में आते हैं नेता। देखिए, ईडी एक अलग टॉपिक है, वो किसी और दिन डिस्कस करेंगे, लेकिन सीबीआई बहुत ही पावरफुल चीज है। इसके एक एक्शन से किसी की भी जिंदगी बन सकती है और बिगड़ भी सकती है। देखिए, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो वॉर रिलेटेड सामान को लेकर काफी करप्शन की चीजें सामने आ रही थी, तो पुलिस तो अपने अपने स्टेट में इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। तो इस करप्शन की इन्वेस्टिगेशन के लिए एक अलग से टीम बना दी गई जिसका नाम रखा गया स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट। और जब इस केस की इंक्वायरी कंप्लीट हो गई तो एक दो डिपार्टमेंट और थे जहां पे करप्शन हो रहा था, वहां पे भी इसको काम दिया गया और इसकी परफॉर्मेंस को देख के 1963 में एक लीगल फॉर्मल स्ट्रक्चर बना दिया गया और नाम रखा गया सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। देखिए, एक चीज का और ध्यान रखिएगा, ये जो सीबीआई बनी है ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से नहीं बनी है। मतलब कि जैसे एनआईए, सेबी वगैरह पार्लियामेंट में बिल पास हुआ उनका तब जाके बनी वो, ये वैसे नहीं बनी है। ये गवर्नमेंट के एक नोटिफिकेशन से सेटअप हुई है। मतलब गवर्नमेंट ने एक रेजोल्यूशन लाया और इनकी टीम सेटअप कर दी। अब देखिए, इतना इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है सीबीआई। कायदा तो ये कहता है कि जैसे एनआईए, सेबी वगैरह हैं, इनके खुद के अपने रूल हैं, वैसे ही सीबीआई का भी होना चाहिए। लेकिन 1963 से इतनी गवर्नमेंट आई और गई, किसी ने भी इसको एक लीगल स्ट्रक्चर में फॉर्मुलेट करने की कोशिश नहीं की, बल्कि नोटिफिकेशन निकाल निकाल के इसको वीक किया गया
ताकि इसको अपने हिसाब से चलाया जा सके। सीबीआई को आरटीआई से भी बाहर रखा गया ताकि आम जनता को पता ही ना चल पाए कि ऊपर गेम क्या चल रहा है। हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है 1963 से लड़ाई लड़ रहे हैं कि सीबीआई को एक लीगल और स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर दे दिया जाए, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं होता है। 2013 में जब बहुत ज्यादा अति हो गई तो गुवाहाटी हाई कोर्ट ने काफी हिम्मत का काम किया और इस पे एक एक्शन लेने की कोशिश की। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने कहा कि ये जो सीबीआई आप चला रहे हो अपने हिसाब से, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक रेजोल्यूशन निकाल के बना दी थी। रूल्स इसमें क्या होंगे ये भी आपने एक रेजोल्यूशन निकाल के सेट कर दिए कि दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो है 1946, उसके हिसाब से जो रूल्स होते हैं सीबीआई भी वही फॉलो कर लेगा। सीबीआई जाके लोगों को सर्च कर रही है, उनको अरेस्ट करती है। ये जो एक्टिविटी सीबीआई करती है ये आर्टिकल 21 के हिसाब से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ऐसा गुवाहाटी कोर्ट का कहना है। और इसके बाद कलकत्ता हाई कोर्ट जो था उसने भी सेम चीज पे सवाल किए। देखिए कायदा तो ये कहता है कि जब कोर्ट ये सब सवाल उठा रहे हैं तो 2 मिनट का काम है इसको एक लीगल स्ट्रक्चर देना, लेकिन वो नहीं किया जाता है, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, इस पूरे फैसले पे स्टे लगा देती है। और इसके बाद कई गवर्नमेंट्स आई और गई, किसी ने भी इसके स्टे को हटाने की कोशिश नहीं की। 1963 से लेकर आज तक सीबीआई की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पे कोई फैसला नहीं लिया गया है, क्योंकि पावर में आने के बाद सबको इसको अपने हिसाब से चलाना है। अगर वो सीबीआई को इंडिपेंडेंट करके एक लीगल स्ट्रक्चर दे देंगी तो इनके खुद के काम फंस जाएंगे। जो जुल्म इनके साथ हुए हैं उसका बदला कैसे लेंगे ये लोग। सीबीआई एक ऐसा तोता है जो पिंजरे में बंद है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने ऑन रिकॉर्ड कहा है। पहले इसको सरकार का तोता बोला जाता था और आजकल इसको सरकार का दामाद बोला जाता है। अब क्योंकि सीबीआई पूरी तरीके से हमारे लॉ से प्रोटेक्टेड नहीं है, इसलिए सीबीआई को नेताओं के रहमो करम पे रहना पड़ता है। सीबीआई में जो हायरिंग होती है वो इंडियन पुलिस सर्विस से होती है, इसलिए सीबीआई को पूरी तरीके से होम मिनिस्ट्री पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है हायरिंग तक के लिए। सीबीआई को आईपीएस चलाते हैं जो खुद सीबीआई में काम करने के बाद फ्यूचर पोस्टिंग के लिए सरकार पर डिपेंडेंट रहते हैं। इसके साथ साथ सीबीआई के ऊपर अगर खुद कोई बात आ गई तो लॉयर तक के लिए उनको होम मिनिस्ट्री पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। सीबीआई के शुरुआती सालों में सीबीआई पर लोगों को बहुत भरोसा था, लेकिन अब सीबीआई भी जनता की नजरों में आ गया है। सीबीआई के एक्शंस और इन एक्शंस की वजह से उसकी क्रेडिबिलिटी पे असर पड़ रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एग्जैक्ट लाइन यूज की थी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना ने सीबीआई के लिए। पहले जो सीबीआई का डायरेक्टर होता था उसको सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहे हटा सकती थी। मान लो कोई केस स्टार्ट कर दिया सीबीआई के डायरेक्टर ने तो उसको फायर कर दिया जाता था। तो इसको लेके बहुत हल्ला हुआ, कोर्ट ने प्रेशर बनाया, तो मजबूरी में फिक्स करना पड़ा कि जो भी सीबीआई का डायरेक्टर होगा उसको 2 साल से पहले कोई भी नहीं हटा सकता, देश का पीएम तक नहीं हटा सकता। और फिर आगे चल के एक रूल और लाया गया जिसमें इसको बढ़ा के 5 साल तक कर दिया गया। ये इसलिए किया गया ताकि सीबीआई का जो डायरेक्टर है अगर किसी मिनिस्टर पे इन्वेस्टिगेशन करे तो उसको कोई डर ना हो, क्योंकि जैसे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती थी सीबीआई के डायरेक्टर को हटा दिया जाता था। अब ये रूल तो बहुत ही अच्छा बनाया गया, लेकिन इसमें एक और कंडीशन लगा दी गई कि 5 साल एक साथ नहीं रखा जाएगा। सीबीआई के डायरेक्टर को पहले 2 साल पूरे करने होंगे, उसके बाद एक साल करके उसका टेन्योर बढ़ाया जाएगा। अब 1 साल और बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। तो अब इसमें होता यह है कि अगर सीबीआई का डायरेक्टर सही से 2 साल तक काम करता है, गवर्नमेंट के हिसाब से काम करता है, तब तो उसकी टर्म बढ़ा दी जाती है, वरना वहीं पर रोक दी जाती है। आप एक बार अपने आप को सीबीआई का जो डायरेक्टर है उसकी जगह पर रख के देखिए, आप कैसे फैसला ले पाओगे। यही रीजन है कि सीबीआई के लिए तोता और दामाद जैसे वर्ड मीडिया में आने लगे हैं। रंजीत सिन्हा जो कि सीबीआई के डायरेक्टर रह चुके हैं, इन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि सामाजिक कार्यक्रम में जब वो जाते हैं तो लोग वहां पे होटिंग करते हैं कि तोता आ गया। सीबीआई का डायरेक्टर कैसे चुना जाएगा इसको लेके भी रूल्स हैं कि कोई एक आदमी डिसाइड नहीं करेगा कि सीबीआई का डायरेक्टर कौन होगा, बल्कि 3 लोग मिलकर डिसाइड करेंगे। एक हमारे देश के पीएम, दूसरे ऑपोजिशन के लीडर और तीसरे सुप्रीम कोर्ट के जज। और सुप्रीम कोर्ट के जज अगर बिजी हैं तो वो अपनी जगह पे किसी और को भी भेज सकते हैं। मान लीजिए 3 कैंडिडेट का नॉमिनेशन आया सीबीआई के डायरेक्टर बनने के लिए, तो उसमें से किसी एक को ये लोग वोटिंग करके सीबीआई का डायरेक्टर बना देंगे। लेकिन ये जो 3 कैंडिडेट्स के नॉमिनेशन होंगे जिनमें वोटिंग होगी, ये होम मिनिस्ट्री डिसाइड करके भेजेगी। तो घूम फिर के बात वहीं पे आ गई कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है सारी पावर। ऐसे आप देखोगे कि ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी में कितने मतभेद हैं, लेकिन इन सारी चीजों को लेकर दोनों के विचार सेम है। सीबीआई अपने हिसाब से होशियारी ना कर दे, इसके लिए भी रूल्स है। मान लीजिए अगर सीबीआई एमएलए, एमपीज या किसी बड़े मंत्री पे इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है अपनी मर्जी से, तो सीबीआई को परमिशन लेनी होगी। बिना परमिशन के वो नहीं कर सकती। अगर सीबीआई को देश के एमपीज पे केस करना है तो लोकसभा के स्पीकर से परमिशन लेनी होगी। एमएलएस पे केस करना है तो स्टेट असेंबली के स्पीकर से परमिशन लेनी होगी। अगर मिनिस्टर्स पे केस करना है तो राज्यपाल से परमिशन लेनी होगी। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि सारी परमिशन देने वाले जो लोग हैं ये ऑलरेडी पावर में होते हैं। तो ऑन पेपर तो रूल्स बहुत बढ़िया है, लेकिन सारा कुछ चलता सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से ही है। अगर आप रूल्स पढ़ोगे तो आपको ऑपोजिशन के ऊपर दया आ जाएगी कि कितने बुरे हाल में फंसे हैं। लेकिन ऑपोजिशन भी खुल के कुछ नहीं बोल सकता सीबीआई के वर्किंग प्रोसेस पे, क्योंकि जब वो पावर में थे तो वो भी यही करते थे। कुछ रूल्स तो उनके खुद के बनाए हुए हैं। 2012 में सीबीआई ने महाराष्ट्र के सीएम को प्रोसिक्यूट करने के लिए परमिशन मांगी। उस पर्टिकुलर टाइम पे तो गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दी, लेकिन जैसे ही सरकार बदली उनको परमिशन मिल गई। नरादा स्ट्रिंग ऑपरेशन केस में भी जो ऑपोजिशन पार्टी के लोग थे उनके लिए लोकपाल ने परमिशन दे दी थी और बाकियों के लिए परमिशन नहीं दी गई। तो अगर कोई सीबीआई डायरेक्टर चाह के भी इन्वेस्टिगेशन करना चाहे अपने हिसाब से तो वो नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये सब देखा तो ये परमिशन लेने वाले जो रूल्स हैं इनको हटा दिया, लेकिन रूलिंग गवर्नमेंट ने इसके जवाब में
प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में सेक्शन 17A अमेंड कर दिया, जिसके बाद सीबीआई बिना सरकार की परमिशन के किसी भी पब्लिक सर्वेंट की जांच नहीं कर सकती। अब सरकार के लोग ही करप्शन करते हैं और वो ही अगर तय करेंगे कि सीबीआई किसकी जांच करेगी तो कैसे काम चलेगा। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो सीबीआई जो इन्वेस्टिगेशन करती है उसका भी एक पैटर्न है। अगर रूलिंग गवर्नमेंट का आदमी है तो केस डिले हो जाता है, पेंडिंग हो जाता है, और जैसे ही सरकार जाती है तो इन्वेस्टिगेशन तेज हो जाती है। इंडियन एक्सप्रेस के दीप्तिमान तिवारी ने कोर्ट के रिकॉर्ड्स, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, एजेंसी के स्टेटमेंट्स वगैरह हर चीज की रिसर्च की और उसका जो डेटा है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। 18 साल के अंदर सीबीआई ने 200 बड़े नेताओं की जांच की या अरेस्ट किया, जिसमें 2004 से 2014 तक के डेटा में यह था कि टोटल 72 बड़े नेताओं की इंक्वायरी हुई और जिसमें से 43 ऑपोजिशन के थे। वहीं 2014 से 2022 में सीबीआई ने 124 बड़े नेताओं की इंक्वायरी की, जिसमें से 118 ऑपोजिशन के नेता थे। और ये जो भी केसेस मैं बता रहा हूं, अगर इनमें से कोई नेता ऐसा था कि जो अपनी पार्टी को छोड़ के जिसने रूलिंग पार्टी ज्वाइन कर ली हो, उसके खिलाफ जो केसेस थे या तो वो स्लो हो गए थे या खत्म कर दिए गए थे। ये एक बार आप पॉज करके देख लीजिएगा कि किस गवर्नमेंट ने किसके बड़े नेता से बदला लिया है। इससे पहले जो गवर्नमेंट थी उन्होंने इनको पकड़ा और अभी जो गवर्नमेंट है उन्होंने इनको पकड़ा। लेकिन आप दोनों ही केस देखोगे तो इसमें मायावती जी दोनों ही पार्टी में कॉमन है, इनको किसी ने नहीं बख्शा। 2010 में जब पी चिदम्बरम होम मिनिस्टर थे तो उन्होंने अमित शाह को जेल भिजवाया था, तब बीजेपी हल्ला करती रही, कोई सुनवाई नहीं हुई। ऐसे ही 2019 में जब अमित शाह होम मिनिस्टर थे तो उन्होंने पी चिदम्बरम को जेल भिजवाया था और इस बार कांग्रेस हल्ला करती रही और कुछ नहीं हुआ। देखिए, हर पार्टी का अलग स्टाइल होता है सीबीआई को यूज करने का। इससे पहले जो गवर्नमेंट थी वो अपनी गठबंधन वाली सरकार के नेताओं को सीबीआई की धमकी देती थी जब उनको कोई बिल पास करवाना होता था। कई नेता ऐसे भी थे जो खुल के सामने आ गए थे कि ये क्या तरीका हमसे हाँ करवाने का, हमारे ऊपर सीबीआई छोड़ दी जाती है। 2007 में जब लेफ्ट पार्टीज ने अपना सपोर्ट वापस कर लिया था और सरकार गिरने वाली थी, उस टाइम में मुलायम सिंह जी के ऊपर एसेट्स को लेकर सीबीआई का केस डाल दिया गया था और इसके बाद मुलायम सिंह जी ने न्यूक्लियर डील के वक्त वोटिंग की, सरकार को सपोर्ट किया और फिर आगे चल के उनका केस खत्म हो गया। जब जगन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश में अपने फादर की डेथ के बाद रूलिंग गवर्नमेंट के खिलाफ बातें शुरू कर दी थी तो उनके ऊपर भी सीबीआई का केस चालू हो गया था। 2013 में जब डीएमके ने यूपीए से अपना सपोर्ट वापस लेने का अनाउंस किया था तो सीबीआई ने 2 दिन बाद ही एमके स्टालिन के घर पे एक लग्जरी कार के इंपोर्ट से लेकर जुड़े केस में रेड डाल दी थी। अभी जो रूलिंग गवर्नमेंट है उनके ऊपर अलग तरीके के आरोप लगते हैं कि सीबीआई का यूज करके वो ऑपोजिशन के जो नेता हैं उनको अपनी पार्टी ज्वाइन करवा लेते हैं। ऐसे कई सारे केसेस हैं जहां पे ऑपोजिशन के जो नेता हैं उनके ऊपर सीबीआई की इंक्वायरी चालू होती है, जेल जाने के डर से वो फिर पार्टी छोड़ के रूलिंग पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं और फिर उनके खिलाफ केस बंद हो जाते हैं। जैसे वाईएसआरसीपी की एक एमपी थी कोटापल्ली गीता, इनके ऊपर 2015 में सीबीआई का केस फाइल किया गया, फिर इन्होंने 2019 में पार्टी ज्वाइन कर ली और केस ठंडे बस्ते में चला गया। इसी तरीके से टीडीपी के वाईएस चौधरी जो पहले यूनियन मिनिस्टर भी थे, 2 जून 2019 को उनके ऊपर सीबीआई की रेड हुई और 19 जून को उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली और केस होल्ड पे चला गया। अभी रिसेंटली मनीष सिसोदिया ने भी आरोप लगाया था कि बीजेपी ने उनको बोला है कि अगर वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं तो सीबीआई और ईडी की जांच उन पे बंद कर दी जाएगी। अब देखिए, सीबीआई को अगर इस पिंजरे से फ्री करना है तो इसको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत एक लीगल स्ट्रक्चर देना होगा।